हेलो स्टूडेंट्स, द स्टडी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा हम आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की अलजेब्रा में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको अलजेब्रा से रिलेटेड कोई नहीं रह जाएगा। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में आप स्किप नहीं करेंगे। यदि आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाते हो जिसे आपको समझना अनिवार्य होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में, यानी कि चर पद के बारे में। चर किसे कहते हैं, सबसे पहले इनके बारे में हम जानते हैं। ऐसे पद जिनका मान बदल जाता है उन्हें चर पद कहते हैं। ए से जेड तक के सभी अक्षर चर पद होते हैं। जैसे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे डी की, तो डी आपका क्या है, एक चर पद है। क्यों? क्योंकि आप इनका मान अपनी आवश्यकता अनुसार, जो क्वेश्चन के कहे अनुसार आप इसका मान कुछ भी रख सकते हो। जैसे डी का मान आप 4 भी रख सकते हैं, -3 भी रख सकते हो, या 1 भी रख सकते हो और 0 भी रख सकते हो, यानी कुछ भी रख सकते हो। लेकिन जब बात हम कांस्टेंट की करें कि कांस्टेंट किसे कहा जाता है, यानी कि अचर किसे कहा जाता है, तो ऐसे पद जिनका मान नहीं बदलता है उन्हें अचर पद कहते हैं। अचर पद 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं अचर पद होती हैं। अब अनंत क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दें। अनंत का साइन ये होता है, इसी को अनंत या इनफाइनाइट कहा जाता है। इनफाइनाइट कहने का मतलब आप जहां तक गिनती को गिन सकते हो, समझ सकते हो, उन सभी गिनती को ही हम लोग इनफाइनाइट कह सकते हैं, यानी अनंत। इसका कोई अंत नहीं है। आप जितनी भी गिनती बढ़ाते जाओगे वो आपका अनंत का हिस्सा होगा। तो 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं अचर पद होती हैं। अब आप लोग बताइए कि क्या हम 8 का मान 10 रख सकते हैं, या 8 का मान 0 रख सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए इन सभी गिनतियों को, सभी संख्याओं को ही हम अचर पद कहते हैं, क्योंकि इनके मान को हम बदल नहीं सकते हैं। इनके मान को बदला नहीं जा सकता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में चर और अचर पद छांटिए। उम्मीद करते हैं आपको चर और अचर पद समझ में आया होगा। और अब हम इसमें चर और अचर पद छांटते कैसे हैं इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इनमें से हम डी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद ही घर पे सॉल्व कीजिए ताकि आपको समझ में आए। चलिए, तो यहाँ पर आपका देखिए 5 में क्या कोई भी चर पद लगा हुआ है? ए बी सी डी या जेड तक का कोई भी अक्षर लगा हुआ है? नहीं। तो ये आपका अचर पद हो जाएगा, ये आपका अचर पद हो जाएगा। जबकि हम देखें 2y, तो +2y में आपका y लगा हुआ है, तो ये आपका चर पद हो गया। -6x, तो इसमें भी यक्स लगा हुआ है और यक्स चर है, अतः ये चर पद होगा। इस प्रकार इसमें टोटल 3 पद हैं और 3 पद यहाँ पर दिए गए हैं। और ये 5 आपका अचर पद है, 2y आपका चर पद है और -6x भी आपका चर पद है। चलिए इनको आगे हम लोग क्वेश्चंस को और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट यहाँ पर बिल्कुल ना रह जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि चर पद अचर पद को कैसे छांटते हैं। चलिए क्वेश्चन हम अपने मन से लिख करके आपको समझाते हैं। जैसे लिख दिया गया -7x² और +2। अब बताइए इसमें कितने पद हैं? तो इसमें 2 पद हैं, एक ये पद है और ये दूसरा पद है। तो इनमें 2 पद हैं। दोनों पदों में आपका -7x², ये आपका चर पद है। ये चर पद क्यों है? क्योंकि इसमें चर लगा हुआ है, और जिसमें भी चर गुणे के रूप में लगा हुआ होगा उन्हें हम चर पद कहेंगे। और अगर जो +2 की बात करें तो ये अचर पद है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चर पद इसमें नहीं लगा हुआ है, अतः इसको हम अचर पद कहेंगे। तो इसमें 2 पद हैं, एक चर पद है और एक अचर पद है। चलिए इसको हम लोग और आगे समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को घर पे ट्राई करिएगा। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि हम आपको अगले वीडियो में इसका निवारण दे सके, इसका हल दे सकें। चलिए क्वेश्चन आपका सेकंड है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को बताइए। पहले आपको व्यंजक लिख दिया जाएगा और उनमें आपको गुणनखंडों को बताना है।
उनके पदों को बताना है और उन्हें पेड़ आरेख यानी कि वृक्ष आरेख के द्वारा दर्शाना है। चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं और फिर आपको समझाते हैं। चलिए मान लिया आपका पहला क्वेश्चन है -8xy प्लस 3 माइनस 6x²। देखिए इसमें टोटल 3 पद हैं, तो इसको हम लोग त्रिपद बोल सकते हैं। पदों का निर्धारण हम लोग प्लस या माइनस के अनुसार करते हैं। जैसे यहाँ पर एक पद हो गया, फिर यहाँ पर प्लस है तो ये आपका दूसरा पद हो गया और यहाँ पर तीसरा पद हो गया। तो पदों का निर्धारण हम लोग प्लस या माइनस के आधार पर करते हैं। तो इसमें 3 पद हैं। अब इनका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पहले पद को लिख लेते हैं। तो पहला पद है -8xy। चलिए इनको वृक्ष की तरह हम बना करके इनके गुणनखंड को करते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका -8 और दूसरा xy। अब इसको भी हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर x और y। इस तरीके से आपको वृक्ष आरेख के द्वारा इनका गुणनखंड करना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पद की। तो दूसरा पद आपका 3 है, तो 3 को आप चाहें तो 3 और 1 लिख सकते हैं। इसके अलावा इनमें हम इसको और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं। चलिए तीसरे पद को देखें। तो तीसरा पद है आपका -6x²। इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, -6 और x²। इसको पुनः 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, x और x। यही आपका होता है वृक्ष आरेख के रूप में गुणनखंड करना। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए एक क्वेश्चन हम और समझते हैं यहाँ पर कि कैसे गुणनखंड करेंगे और इनको कैसे वृक्ष आरेख में दिखाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन इसका है, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन आपका है -5z³ प्लस 2xy। अब देखिए इसमें 2 पद हैं, तो इन दोनों ही पदों को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। इसको हम लोग द्विपद कहेंगे। तो इसमें आपका 2 पद है, अतः इनको द्विपद के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए -5z³ का गुणनखंड करते हैं वृक्ष आरेख विधि द्वारा। तो इसको हम लिख सकते हैं -5 और z³ z³ को हम पुनः 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, z इंटू जेड इंटू जेड। तो ये आपका पहला वृक्ष आरेख के रूप में इसका गुणनखंड हो गया। दूसरा आपका है 2xy। इनको भी डिवाइड करते हैं तो आपका 2 हो गया, xy हो गया। xy को पुनः हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, x और y। तो इस तरीके से हम वृक्ष आरेख में दर्शाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपको इसको हम पहले इरेज कर देते हैं, फिर यहाँ पर हम आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते हैं जिनको आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। चलिए आपका पहला क्वेश्चन होमवर्क के लिए है -2z³ x प्लस 6y माइनस 10x। आपका सेकेंड क्वेश्चन है जो आपको करना है 5/3y² प्लस 8b। इसको आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसके बारे में लिखिएगा ताकि हम लोग आपको अगले वीडियो में अच्छी तरीके से इसका सॉल्यूशन दे सकें। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित व्यंजकों में संख्यात्मक गुणांकों जो अचर ना हो की पहचान कीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम किसी व्यंजक को लिख लेते हैं और फिर उनमें ऐसे पदों को छाटेंगे जो अचर ना हो। चलिए तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है 1 प्लस r माइनस r³ प्लस r। इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें 4 पद हैं, लेकिन आप देखें इस पद को तो ये आपका अचर पद है, बाकी के तीनों पद आपके चर पद हैं। तो इसमें सबसे पहले बोला है अचर पद नहीं होना चाहिए, चर पद होना चाहिए। तो चर पदों को छाट लेते हैं। तो एक आपका हो गया r, दूसरा हो गया माइनस r³ और तीसरा हो गया प्लस r, यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं r²। तो देखिए
यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि अचर पद होना चाहिए, उनके संख्यात्मक गुणांकों को लिखिए। तो बताइए क्या r के पहले कोई संख्या लिखा हुआ है? संख्यात्मक गुणांक का मतलब होता है कि कोई संख्या होना चाहिए गुणे के रूप में। तो r के पहले कोई संख्या लिखा हुआ है? नहीं। लेकिन हम फिर भी जब कोई भी संख्या नहीं लिखा होता है तो हम 1 को मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा 1। सेकंड को देखिए, तो -r³ के आगे भी कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, इसीलिए हम इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -1। यहाँ पर भी देखिए नहीं कुछ लिखा हुआ है, तो इसको भी हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा 1 प्लस का 1। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि जो भी डाउट हो वो आपका क्लियर हो जाए। देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा 7xy माइनस 8 प्लस 5b, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे संख्यात्मक गुणांक को लिखना है। चलिए तो यहाँ पर आपका देखिए अचर पद नहीं लेना, चर पद को ही लेना। तो पहला चर पद है 7xy, दूसरा है 5b। तो देखिए यहाँ पर चर पद में 7 इंटू xy इसको लिख सकते हैं। अब संख्यात्मक गुणांक लिखना है तो संख्यात्मक गुणांक आपका x है, क्योंकि संख्या जो गुणे के रूप में लिखा वही संख्यात्मक गुणांक होता है। यहाँ पर देखिए 5b लिखा हुआ है तो इसको 5 इंटू b कर सकते हैं। अब यहाँ पे संख्यात्मक गुणांक क्या है? 5। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को ये चीज बिल्कुल ही क्लियर हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करके बताते हैं और फिर आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए देंगे। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको लिखते हैं 3a प्लस k। इसको आप लोग देखिए। अब इसमें कहा है कि अचर पद ना लीजिएगा और चर पद को लेकर के उनका संख्यात्मक गुणांक लिखिए। अब देखिए 3 और a प्लस k के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, अतः यहाँ पर गुणे का चिन्ह माना जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3a प्लस 3k, क्योंकि 3 का गुणा यहाँ पर a से भी होगा और k से भी होगा। तो इस तरीके से इसमें टोटल कितने पद हो जाते हैं? 2 पद। तो पहला पद है 3a, दूसरा पद है 3k। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू a, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू k। अब इसमें संख्यात्मक गुणांक को लिखना है तो पहला हो जाएगा 3 और इसमें भी संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा? 3। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को संख्यात्मक गुणांक समझ में आया होगा। चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे और डाउट होने पर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके उस डाउट को बताएंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। चलिए क्वेश्चन आपका है होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चन है 0.6y प्लस 0.09x स्क्वायर। सेकेंड आपका क्वेश्चन है -p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 7pq। यहाँ पर ये आपका q है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और थर्ड आपका क्वेश्चन है 4 प्लस 9k स्क्वायर माइनस 6xb। यहाँ पर आपको क्या करना है? वही क्वेश्चन करना है जो पीछे आपको दिया गया है कि इसमें व्यंजकों में संख्यात्मक गुणांकों को लिखना है, लेकिन जो अचर पद ना हो उनको पहले छांटना है और उनमें संख्यात्मक जो गुणांक है उनको लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, बताइए कि दिए गए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। चलिए वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको जो भी बताया गया है वो सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप लोग को यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।